एक देश एक चुनाव की जो भारत का भविष्य नजर आ रहा है, इसको लेकर सदन में अब प्रस्ताव रखा गया और फिर उसके बाद जेपीसी का गठन कर दिया गया है और अब जेपीसी इस पर विचार विमर्श करने के बाद संसद को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखिए रिपोर्ट। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए। एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में जमकर जंग हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल को लेकर एक दूसरे से तीखी बहस हुई। विधानसभा भी एक साथ नहीं करा पाते हो। और जब सदन में बात नहीं बनी तो बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया। अब इस बिल पर जेपीसी मंथन करेगी और इस मंथन के लिए 21 सदस्यों की टीम भी तैयार कर ली गई है। मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। Tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. I oppose the 129 Constitution Amendment Bill. कुल 21 सदस्य की कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी समेत जिनमें से 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, कुल 13 सदस्य एनडीए से होंगे, जिनमें से 10 बीजेपी और 3 सहयोगी दलों के होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से इसमें 8 सदस्य होंगे। इनमें से कांग्रेस के 3 और समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी शरद गुट के एक सदस्य शामिल होंगे। 17 दिसंबर को जब लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल रखा था, तब विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए पर्ची से दोबारा मतदान हुआ। इस वोटिंग में बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने बिल दोबारा सदन में रखा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है और फिलहाल जेपीसी इस पर चर्चा शुरू करने वाली है। लेकिन क्या महज जेपीसी के पास भेजने से बात बनेगी? क्या विपक्ष इसके बाद भी इस बिल को पास कराने को राजी हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर जेपीसी की जरूरत क्यों और ये बिल क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान संशोधन विधेयक है। आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। इससे इतर दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत इस बिल के लिए रहने वाली है। इसलिए बिल पर दोनों पक्ष जेपीसी के लिए चर्चा के लिए राजी हो गए और जेपीसी का गठन किया गया। इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करेंगे। अब बिल को समझेंगे, जेपीसी में चर्चा होगी और फिर अगर कोई जरूरत लगती है तो फिर बदलाव होगी। इसके बाद जेपीसी अपनी सिफारिशें जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगी और उसके बाद सदन पर इस पर चर्चा होगी और फिर इस बिल को पास किया जाएगा। तो ये जेपीसी की जरूरत और बिल का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब जेपीसी में कितने सदस्य रहने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से 10 सदस्य रहेंगे। पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर। इससे इतर और कौन शामिल रहने वाला है बीजेपी की तरफ से? विष्णुदयाल राम, भरथरी मेहताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलूनी और विष्णुदत्त शर्मा। ये 10 सदस्य बीजेपी के रहने वाले हैं। लेकिन जेपीसी में कुल 21 सदस्य हैं। तो एनडीए की तरफ से कौन कौन शामिल रहने वाला है? ये 3 सदस्य हैं। डॉक्टर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, चंदन चौहान और बाला शौबरी यहां पर रहने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से 3 लोग, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत रहने वाले हैं। इससे इतर ये विपक्ष के 8 सदस्यों में से कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। इससे इतर सहयोगी दलों में धर्मेंद्र यादव रहेंगे, कल्याण बनर्जी रहेंगे,
टीएम रहेंगे, जीएम हरीश रहने वाले हैं और सुप्रिया सुले। ये 18 जो हैं वो आपको बता दें कि सहयोगी पार्टियां या फिर ये कह लीजिए कि विपक्षी दलों के जो सदस्य हैं वो रहने वाले हैं, और इसमें 10 जो हैं वो आपको बता दें, जानकारी दे दें कि बीजेपी के सहयोगी जो हैं वो रहने वाले हैं। तो ये जेपीसी के ऐसे 21 सदस्य जो हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं और फिर अब वो वन नेशन वन इलेक्शन पर मंथन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद के मामले लगातार एक के बाद एक देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ताजा जानकारियों का जिक्र करें तो गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लव जिहाद का खूनी खेल। फिर हिंदू लड़की हुई ब्लैकमेल। यूपी टू एमपी जिहादी शिकंजा। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हर कोई सख्ते में है। पुलिस से लेकर आम जनता के बीच इस सनसनीखेज वारदात के बाद हड़कंप मच गई। दरअसल गाजियाबाद में एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि फराज नामक युवक जो दिल्ली का निवासी था, जो पिछले 4 सालों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती को अपने साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा। गैर धर्म का, गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था। उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। यही नहीं, पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी फराज युवती को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता रहा। फराज उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसके रीत रिवाज सिखाने के लिए धार्मिक किताबें भी देता था और नमाज पढ़ना भी सिखा रहा था। बेटी को नमाज पढ़ता देख उसका पिता सदमे में आ गया। पिता के मना करने के बाद युवती नहीं मानी। फराज की बातों को आंख बंद करके वो मानती रही, जिसका फायदा फराज ने बखूबी उठाया। दहेज के नाम पर समय समय पर पैसे लेता रहा। पुलिस के दावे के हिसाब से फराज अब तक युवती से करीब 6,50,000 रुपए तक ले चुका था। आरोपी फराज युवती के साथ ये सब कुछ उस ड्रग्स की आड़ में कर रहा था जो वो उसको समय समय पर प्रोवाइड करवाता था। चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की भी बात है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई, बीच में ड्रग्स भी देता था, एक मंकी नामक ड्रग्स की भी बात आई है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और एबॉर्शन की बात भी विवेचना के दौरान आई। ये बात यूपी की है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हालात जुदा नहीं है। भोपाल के कोलार में गाजियाबाद जैसा लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से मुलाकात की, फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। बाद में फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो इसी बात पे से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं बोला था तुमसे और अब तुम बोल रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा। पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी और मतलब गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़ी करें। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लव जिहाद और बलात्कार के साथ हरिजन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग
अपने मिशन को पूरा करते रहेंगे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या वो समय नहीं आ गया कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यूपी मॉडल को अपनाते हुए देश में एक मजबूत कानून बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लव जिहाद को लेकर कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों के बाद भी लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। किन किन राज्यों में लव जिहाद पर कानून हैं वो आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये 4 राज्य हैं जहां पर लव जिहाद के लिए कानून बने हुए। इससे तर गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले जो है वो दिन ब दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। चलिए